चले भाई, कल हम लोगों ने लास्ट में ना डिस्कशन कर रहे थे NaOH के प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। एक बार फटाफट है ना जो कल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। हमने स्टार्ट करा था बेटा सोडियम के कंपाउंड्स के साथ, और सोडियम के कंपाउंड्स में दो कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कशन हुआ था। पहला हुआ था बेटा सोडियम क्लोराइड और दूसरा हुआ था सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड को बोला था शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा, रॉक्सा। रॉक्सा का प्रिपरेशन कहां से हुआ था? समुद्र मंथन से, है ना। तो सी वाटर लिया, समुद्र से जो रॉक्सा निकले थे साफ निकले थे या गंदगी वाले? गंदगी वाले। गंदगी कौन कौन सी थी? काना का सल्फेट और माजी का क्लोराइड। फिर उसमें क्या करा, पानी मिलाया। पानी मिलाया तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी थी वो हट गई, और फिर जो फिल्ट्रेट मिला उसमें हमने क्या पास कर दिया? HCl पास करा तो NaCl PPT आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो ये सब जो नाम होगा, इसके बाद एक टेबल सॉल्ट के बारे में देखा था। टेबल सॉल्ट इम्प्योर NaCl होता है बेसिकली। इम्प्योर NaCl में जो इम्प्योरिटी होती है वो किसकी होती है? माजी के क्लोराइड की। माजी का क्लोराइड हाइग्रोस्कोपिक है डेलिक्वेसेंट? डेलिक्वेसेंट। और उसकी वजह से टेबल सॉल्ट कैसा हो जाएगा? हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। इसके बाद आए थे हम लोग NaOH पे। NaOH कौशिकदा जो थे उनके बारे में पहला उनका फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था। तीन बातें बोली थी, सफेद होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और दिल वाले होंगे। सफेद मतलब हो गया व्हाइट क्रिस्टलाइन, दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट होने की वजह से अगर आपने NaOH का सॉल्यूशन बना रखा है तो वो सॉल्यूशन को अगर आप ओपन छोड़ देंगे तो कैसा हो जाएगा बेटा? थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कौशिकदा के बिजनेस के बारे में, यूजेस के बारे में। क्या क्या बोला था? टेक्सटाइल, सोप, पेपर, ये तो कॉमन हो गया। दो मेन यूजेस, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और मर्सराइजिंग ऑफ कॉटन। मर्सराइजिंग का मतलब क्या था? स्ट्रेंथनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है। इसके बाद हमने जो आगे की कहानी थी थर्ड एंगल पे चले थे कि भाई इन्होंने पेपर में कुछ छाप दिया। जिसके खिलाफ छापा वो मंत्री कौन था? संबित पात्रा, है ना। पता चल गया था लास्ट में हमको ट्विस्ट, पर ठीक है। एक मंत्री के खिलाफ कुछ छापा, मंत्री के खिलाफ छापा, मंत्री ने उठा के इनको कहां पहुंचा दिया? जेल में। जेल के जेलर का नाम क्या था? सीके। सीके का मतलब कास्टनर केलना। पर जेल में अगर NaOH तक पहुंचना है, कौशिकदा तक पहुंचना, तो एक कोडवर्ड बताया था। कोडवर्ड क्या था? नमक का बबलगम खाओ और पानी पियो। तो NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो पहले अमलगम बनेगा, अमलगम में पानी मिलाओगे तो क्या कहां तक पहुंच जाओगे? कौशिकदा तक, NaOH तक पहुंच गए, ठीक है। अब NaOH तक सबसे पहले कौन पहुंचे थे? जनाबे अली। जनाबे अली आएंगे, फिर जनाबे अली के खानदान वाले भी आए थे बाद में, है ना। पहले जनाबे अली आए थे तो जनाबे अली को मार मार के उनका चेहरा कैसे बना दिया था? जानवरों जैसा। जू वाले ले गए थे। कौन से जू वाले? जू वाले, मतलब मेटल। फिर आपका जो एम्फोटेरिक एलिमेंट है उसका ऑक्साइड फॉर्म कुछ ना कुछ आ जाएगा, जनरली M2ZO2 टाइप का कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा। और जब इसने मारा था तो डिसुम डिसुम या पॉप साउंड, पॉप साउंड मतलब हाइड्रोजन का प्रिपरेशन। हो गया भैया याद यहां तक, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन जो आई थी कि कौशिकदा कहां पहुंच गए थे? धोबी घाट पे। धोबी घाट पे कपड़े धो रहे थे, पीछे से अटैक किया था। किसने अटैक किया था? नॉन मेटल ऑक्साइड और मेटलॉइड्स ने। जब उन्होंने अटैक किया तो इसने क्या करा? पहले उनको पानी में डुबा डुबा के मारा। डुबाया मतलब पानी में डुबाया जब बोरॉन को या SiO2 को, तो क्या बना बेटा? इनका एसिड बना। वो एसिड NaOH से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट मिल जाएगा, सोडियम बोरेट और सोडियम सिलिकेट। इसके बाद आगे बढ़े थे तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरे पार्ट में देखा था कि वो जो जनाबे अली आए थे उनके खानदान वाले आए थे। खानदान में कौन आया था? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आए, ऑक्साइड आए, सॉल्ट आए, एक ही बात है, हाइड्रोक्साइड पढ़ना है। उन सबके हाइड्रोक्साइड के दिमागों में जाले थे कि बोले हम अपने खानदान का बदला लेंगे। तो कौशिकदा ने उनको भी मार मार के उनके जाले क्या कर दिया? साफ। इसका मतलब वो PPT थे, PPT से क्या बना दिया? क्लियर सॉल्यूशन बना दिया था, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो लास्ट में बाहर कौन आया था? संबित पात्रा। तो आयो बाहर कल संबित पात्रा। ये सारे एलिमेंट्स के साथ NaOH क्या दिखाएगा? डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या हुआ था? उसने संबित पात्रा के दो टुकड़े किए। एक टुकड़ा तो जमीन के अंदर तक गाड़ दिया, मतलब मिनिमम स्टेट, और एक हवा में उछाल दिया। उछाल दिया में अगर आप फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में -3 और +1, और बाकी सब में जितना रिड्यूस हुआ उतना ही ऑक्सीडाइज हुआ था। हाइपोस एसिड वाली स्टेट वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कंपाउंड की तरफ। जो अगला कंपाउंड हमें पढ़ना है या पार्ट पढ़ना है वो है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। चलिए, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के बारे में बात करें तो कल आपको बोला था खाने और धोने के बारे में। पहले क्या करेंगे बेटा? खाएंगे, फिर क्या करेंगे? धोएंगे। तो पहले खाने वाला काम हो जाएगा, फिर उसके बाद धोने वाला काम हो जाएगा। इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रिपरेशन में प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं वो कौन सी प्रोसेस होती है बेटा? सॉल्वे प्रोसेस। हेडिंग ला लीजिएगा, सॉल्वे प्रोसेस, ऑब्लिक करके सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। नाम लिख लेना, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। चलिए, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस।
सोडा अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, है ना, सोडा अमोनिया प्रोसेस, क्योंकि वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा बन रहा है और अमोनिया साथ में आ रहा है, तो सोडा अमोनिया प्रोसेस भी बोल देते हैं। अब देखिए ये जो प्रोसेस अभी आपके सामने लिखा है, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, सोडा अमोनिया प्रोसेस, इसमें अमोनिया का रिपीटेशन आ रहा है। अमोनिया इसीलिए आ रहा है, इसके प्रिपरेशन में अमोनिया का यूज तो होगा, लेकिन बाद में अमोनिया वापस से रिकवर भी हो जाएगा, तो ये इसमें खास बात होती है, इसलिए अमोनिया इसमें एक ही बार मिलाना पड़ता है, बार बार अमोनिया क्या होता है, रिसाइकल होकर मिलते रहता है। खैर, स्टार्ट कर रहे हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। तो इसका पहला जो प्रिपरेशन मैं आपको लिखा रहा हूं, वो एक स्टेप का प्रिपरेशन लिखा रहा हूं जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ होता है, ताकि सारी जो अभी ब्रेक करेंगे उसको बाद में, पर पहले एक सिंगल स्टेप की रिएक्शन लिखा दे रहा हूं। क्या है, याद करिए, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, मैंने बोला था ये सारे जो भी पढ़ रहे हैं आप, इन सब का प्रिपरेशन कहां से चालू होगा बेटा, NaCl से। तो NaCl इनमें यूज आएगा। NaCl को पानी में मिलाया, साथ में उसमें क्या पास कर दिया बेटा, CO2, और साथ में क्या पास कर दिया बेटा, अमोनिया। ये सारे प्रोडक्ट पास करने पे, रिएक्टेंट पास करने पे आपको मिलता है NaSCO3 और साथ में मिलता है बेटा NH4Cl। फिर ये NaCO3 क्या है बेटा, बड़ा भाई है ना, तो किसी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोनेट। उस कार्बोनेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिला देंगे तो Na2CO3.10H2 बन जाएगा, वो बाद में देखते हैं। ये सिंगल स्टेप का प्रिपरेशन जो आपने 10th में पढ़ा था, इसी को यहाँ पर हम लोग 2 से 3 स्टेप में पढ़ रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा ना, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर रहा हूँ। ये नेट रिएक्शन है बेसिकली, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, नेट रिएक्शन। अब देखिए इसको ब्रेक कर रहे हैं नेट रिएक्शन को। सबसे पहले आपको मिलेगा अमोनिया, अमोनिया में पास करेंगे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या पास करेंगे, वाटर। NaCl नहीं मिला है, NaCl लास्ट में आएगा, ध्यान सुनना। अब इधर देखो, जब NH3 में CO2 और वाटर पास किया, कल आपको बताया था, या अभी आप देखें, एक पॉइंट में बता दे रहा हूं आपको, मेन जो बात है, याद करिए हमने एयर के बारे में जब बात करी थी, तो 2 तरह की एयर मैंने बोलती है, एक तो ड्राई और एक मॉइस्ट। ड्राई एयर में मैंने बोला था O2 और N2 आएगा, और मॉइस्ट एयर में मैं बोल रहा हूं कौन कौन आएगा, H2O और CO2। अब सुनना, कोई भी मेटल है H2O से रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा अपना, हाइड्रोक्साइड। बहुत ध्यान सुनते आना है ना, 2-4 जगह पे काम आएगी ये रिएक्शन। और हाइड्रोक्साइड में फिर क्या पास हो जाएगा, CO2, और CO2 पास होगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। और फिर ये जो कार्बोनेट बना, इसमें अगर आप और CO2, वाटर तो है ही है, तो ये बन जाएगा बाय कार्बोनेट। क्या बन जाएगा, बाय कार्बोनेट। इसको लिखें पहले अलग से, ये वाला पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मॉइस्ट एयर की कभी रिएक्शन आ जाए, तो मेटल में मैंने मॉइस्ट एयर के बारे में आपको नहीं बताया था, वो यहाँ पर काम आ रहा है, तो यहीं पे डिस्कस कर दिया उसको, और वो अब हम यूज करेंगे इस रिएक्शन में। मेटल को वाटर से रिएक्शन कराया, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करा तो कार्बोनेट, और कार्बोनेट में और कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो बाइकार्बोनेट बन जाता है। चलिए यहां ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेटल के बदले हमने क्या ले लिया बेटा, अमोनिया। इधर देखो 2 मिनट, अमोनिया ले लिया, मेटल के बदले अमोनिया ले लिया। अमोनिया को पानी में पास करा तो अमोनिया का क्या बन जाएगा बेटा, हाइड्रोक्साइड, और उस हाइड्रोक्साइड में CO2 पास कर रहे हो तो क्या बन जाएगा, कार्बोनेट। तो यहाँ पर इसका मतलब है आपको प्रोडक्ट में मेटल तो नहीं है, पर अमोनियम का क्या मिल जाएगा बेटा, कार्बोनेट मिल जाएगा। और अमोनियम कार्बोनेट क्या हो गया, NH4 ट्वाइस CO3। और सुने, ये जो अमोनियम कार्बोनेट मिला आपको, अमोनियम कार्बोनेट मिला आपको, इसमें और CO2 और वाटर पास कर दे हम, तो क्या ये कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। तो ये इसका स्टेप बन रहा है कि पहले कार्बोनेट बनाया और फिर हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा, उसी का बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन भी हम लोग कर दे रहे हैं। और ये रिएक्शन वो है जब आप आगे जाके पढ़ेंगे कि ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड स्लेक्ट लाइम बिकम्स मिल्की, और फिर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, वहां पर भी यही रिएक्शन काम में आएगी। पहले हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लेक्ट लाइम हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और फिर और CO2 पास करोगे तो बाइकार्बोनेट बन जाएगा। तो ये कॉमन रिएक्शन है, बहुत सारी जगह काम में आएगी। यूरिया का जब प्रिपरेशन होगा, अमोनिया का प्रिपरेशन यूरिया से, तब भी यही बात काम आएगी। इधर देखिए, तो ये आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है। अब इसमें ये जो बाइकार्बोनेट बन गया, इस अमोनियम बाइकार्बोनेट में हम लोग पास कर देंगे जो मेन रिएक्टेंट है आपका, और वो कौन है बेटा, NaCl। अब आप देखो ऊपर वाली जो रिएक्शन, सबसे पहली नेट रिएक्शन, उसमें 4 रिएक्टेंट थे, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 में से 3 रिएक्टेंट तो मैंने पहली स्टेप में ले लिया, उनसे ये बन गया, और ये जो चौथा रिएक्टेंट था वो यहाँ ले लिया। अब इसको यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो क्या आपको 2 डबल डिस्प्लेसमेंट वाली कंडीशन दिख रही है या नहीं दिख रही बेटा, दिख रही है। तो चेंज कर दीजिए केटाइन एनाइन को, तो आपको मिल जाएगा NaHCO3 और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, NH4Cl। अब देखिए इस पूरी रिएक्शन को अगर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कैंसिल करेंगे तो आप वहीं पर पहुंच जाएंगे कि NaCl, देखो ये NH4 कैंसिल हो गया, CO2 और H2O जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये तो आप एक्स्ट्रा मिला ही रहे। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, मिला क्या अमोनिया, मिला क्या NaCl, मिला क्या CO2, मिला क्या H2, ये चारों मिल गए, और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, NaCO3 और NH4Cl। अब सुने, ये जो NaCO3 आपको मिला,
ये इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है बेटा? इनसॉल्युबल, मतलब ये पीपीटी टाइप में होता है। और ये वाला पार्ट कैसा होता है बेटा? सॉल्युबल। तो ये जो इनसॉल्युबल NaCO3 इसको फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करके निकाल लिया, तो फिल्टर करके निकाल के अब उसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा? हीट कर लेंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करने पर, बड़े भाई को हीट करने पर क्या मिलता है बेटा? छोटा भाई। तो यहां पर मिल जाएगा Na2CO3 प्लस क्या मिल जाएगा बेटा? CO2 प्लस क्या मिल जाएगा बेटा? H2O। और देखें ये जो कार्बोनेट बना, इसके नाम के बारे में ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई ऐश, सॉरी सोडा ऐश, है ना? क्या बोलते हैं बेटा? सोडा ऐश। ठीक है, तो अभी देखें इसको अगर हम लोग यहाँ पर नाम दे तो इसको बोल दे रहे हैं सोडा ऐश। और इसके अलावा यहाँ इनसॉल्युबल वाला ये जो पार्ट है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? बेकिंग सोडा। ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये इनसॉल्युबल हटा दे रहा हूँ, वरना ऐसा पढ़ने में ऐसा आ जाएगा कि इनसॉल्युबल बेकिंग सोडा, इसलिए हटा दे रहा हूँ, सिर्फ बेकिंग सोडा। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इनसॉल्युबल। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल पार्ट था, इसको फिल्टर आउट कर लिया अपन ने। ठीक, अब सुने, ये जो सोडा ऐश आया, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जो Na2CO3 हमको क्या बनाना है बेटा? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आप जानते हैं कि Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। तो इसको निकालने के बाद इसमें थोड़ा बहुत वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्प्रिंकल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइज हो जाता है, और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, दैट इज Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये प्रिपरेशन है ओवरऑल किसका? वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का। अब आप नोट करें इसके अंदर, तो आपके सामने कंडीशन क्या आ रही है, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये पूरी प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। ये पहली वाली रिएक्शन देखो, सुनना ध्यान से। क्या अमोनिया अम्मा है या नहीं है? है। अम्मा ने चूल्हा जलाया, क्या जलाया? चूल्हा। क्या बना रही है अम्मा? खाना, बेकिंग। ठीक है, खाने तक पहुंचना है। अम्मा ने चूल्हा जलाया, तो चूल्हे में गैस ही होगी ऑब्वियसली। गैस कौन सी? CO2। खाना बनाने के लिए अम्मा ने चूल्हा जलाया, चूल्हे में कौन सी गैस आ रही? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके ऊपर जो भी तपेला पतेला कढ़ाई वड़ाई रखनी थी रख दी, उसमें पानी मिलाया। फिर दिख रहा पहला स्टेप, पानी मिला दिया। पानी मिला दिया, कुछ भी रिएक्शन चल रही है, और पानी मिलाने के बाद उसमें सब्जी दाल जो भी बना रहे थे XYZ बना दिया। लास्ट में क्या डलता है? बस ये कहानी है इसकी। अम्मा ने क्या चलाया बेटा? चूल्हा जलाया, चूल्हे में क्या कौन सी गैस आ रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या मिलाया? पानी। और पानी के बाद लास्ट में क्या मिलाया? नमक। तो इसमें स्टेप आ गए आपके, है ना? नमक कहाँ मिलेगा? खाने में शुरू में ही नमक मिला देते, लास्ट में मिलाते स्वाद अनुसार। नमक पानी आने के बाद ही डलता है ना। तो अम्मा ने चूल्हा जलाया, पानी मिलाया, और फिर क्या मिलाया? नमक। खाना तैयार। खाना तैयार, खाने को और गर्म करते जा रहे, गर्म करते जा रहे, एक टाइम जो खाना जल जाएगा, कढ़ाई खराब हो गई, है ना। तो ये जो वॉशिंग, ये जो बेकिंग सोडा मिला, अगर इसको आप और हीट करोगे जल जाएगा, कढ़ाई काली पीली पड़ गई। फिर उसको धोना होता है। धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? राख। गांव में आज भी राख का इस्तेमाल होता है। राख से मांजेंगे बढ़िया। मांजने के बाद फिर क्या मिला देते हैं? पानी डालते हैं। पानी डालते तो सब कुछ साफ हो जाता है एकदम, है ना। तो पूरी कहानी अपने कहीं के कुछ नहीं, गाँव की कहानी है। पर ठीक है, आपको कभी ये स्टेप भूल भी जाओ तो एक कहानी, बस फर्स्ट स्टेप देख लो। फर्स्ट स्टेप के लिए बता दिया, अम्मा ने क्या चलाया बेटा? गैस। गैस में फिर कढ़ाई वड़ाई ली, उसमें क्या मिला दिया? पानी। और पानी के बाद क्या मिला दिया? नमक। नमक मिलाते ही कहां तक पहुंच गए? खाने तक तो पहुंच गए तुम लोग, है ना। फिर खा लो ना, खाने के बाद ही तो धोगे। तो वही वाली कहानी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, चलो बेटा, अब ये सारे प्रिपरेशन हो जाने के बाद अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। मैंने बोला था इस प्रोसेस को सॉल्वे अमोनिया या सोडा अमोनिया प्रोसेस भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय अमोनिया क्या हो जाता है बेटा? रिकवर हो जाता है। तो अमोनिया की रिकवरी की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। अमोनिया कैसे रिकवर होता है, ध्यान सुनिएगा। इस पूरे प्रोसेस में, इधर देखें 2 मिनट के लिए, इस पूरे प्रोसेस में अभी आप 1 2 3 पे ध्यान दीजिए केवल, ठीक है? 1 2 3 पे, क्योंकि ये तो थर्ड से फिर आगे बढ़ेगा, ये तो अलग चीज होगी। 1 2 3 में ये बन गया बेटा। इसके अलावा क्या NH4Cl अभी हमने कहीं पर यूज में लिया या नहीं लिया बेटा? नहीं लिया।
NaHCO3 को तो हमने यूज में ले लिया, उसको चेंज कर दिया किसी और में, NH4Cl बचा हुआ है। ये जो NH4Cl बचा हुआ है, इस NH4Cl की रिएक्शन करवा दी जाती है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और ये कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां आया? ये जो आपने चूल्हा जलाया है, चूल्हे के लिए जो गैस CO2 आई है, ये CO2 गैस कैसे मिलती है? जब आप CaCO3 को गर्म करते हो तो मिलता है CaO प्लस CO2। तो CO2 तो हमने यहाँ यूज कर लिया, ये CO बचा हुआ है आपके पास पहले से, ठीक है। तो आपने CaO और NH4Cl का रिएक्शन करा दिया, और CaO जैसे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड शुरू से बोलते आ रहा हूँ, नेचर क्या होता है बेटा? सेम होता है। तो अभी जो CaO उसको कहीं से पानी मिलेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? COH2 में। तो आप तो सीधा से ये समझे, ये जो NH4Cl था, इसका रिएक्शन आपने करा दिया CaO और COH2 से। अब इसमें से मैं CaOH2 लिखवा दे रहा हूं आपको, क्योंकि NCERT ने क्या दे रखा है बेटा? CaOH2 ही दे रखा है, ठीक है। तो मैं ये लिखा दे रहा हूं। अब आप देखो क्या यहां पर केटायन एनायन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे बेटा? दिख रहे। डबल डिस्प्लेसमेंट करिए, डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो बताइए कैल्शियम का क्या बन जाएगा बेटा? क्लोराइड। और अमोनियम का क्या बन जाएगा बेटा? हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को क्या इस तरह से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता बेटा? लिखा जा सकता है। अब आप देखो क्या यहां से अमोनिया वापस से प्रोड्यूस हो गया या नहीं हो गया बेटा? हो गया। यही अमोनिया जो प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम रिसाइकल करके वापस से यहां पर यूज कर लेंगे। तो अमोनिया बार बार NH4Cl बनेगा, NH4Cl से अमोनिया बनाएंगे और उसी अमोनिया को वापस से रीयूज कर लेंगे। तो ये साइकिल चलता जाता है। मतलब अमोनिया आपको एक ही बार मिलाना है, बाद में अमोनिया ऑटोमेटिकली रिकवर होता जाएगा। अब आप सुनो, ये अमोनिया आप वापस यूज कर लोगे, ये वाटर आप वापस यूज कर लोगे। कैल्शियम क्लोराइड का क्या इस पूरे प्रिपरेशन में कहीं पर काम आ रहा है क्या? नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि इस पूरे सॉल्वे प्रोसेस में जो फाइनल बाय प्रोडक्ट होता है वो कौन होता है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड। मेन प्रोडक्ट तो आपका ये हो गया बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। बाय प्रोडक्ट जब भी पूछे तो बाय प्रोडक्ट कौन होता है बेटा? CaCl2। लिख लें इसको, रीजनरेशन ऑफ अमोनिया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक नोट बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। देखिए याद करिए, जब हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था एस ब्लॉक की, तो 5 एक्सेप्शन आपको लिखाए गए थे। उनमें से एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के बाय कार्बोनेट्स का भी एक्सेप्शन था, है ना। 5 एक्सेप्शन में से 4 एक्सेप्शन कौन कौन से थे? ग्रुप 1 का क्लोराइड, ग्रुप 1 का सल्फेट, ग्रुप 1 का कार्बोनेट और ग्रुप 1 का बाइकार्बोनेट। ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट में देखा था लगातार सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी। तो बेटा क्या सोडियम, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है और एक हम लोग ले रहे हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है बेटा? पोटेशियम बाइकार्बोनेट की। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कॉमनली, ये सॉल्वे प्रोसेस सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए तो यूज में आता है, लेकिन इसका यूज आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए नहीं कर सकते। क्या कारण है? तो एक बात बताइए, मैंने यहाँ क्या बोला था? ये और ये ध्यान सुनना, इन दोनों में से ये क्या बोला था? इनसॉल्युबल। और वो वाला पार्ट क्या था? सॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल को निकाल लिया, प्रोसेस लगा दी, लेकिन बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट मोर सॉल्युबल है। तो अगर यहां पर NaHCO3 के बदले आप KHCO3 बनाते हो तो ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल। अब दोनों ही सॉल्युबल है तो दोनों को फिल्टर नहीं कर सकते और फिर आगे की प्रोसेस आप नहीं लगा पाओगे। इसीलिए सॉल्वे प्रोसेस का यूज करके आप कभी भी KHCO3 का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा नोट में। KHCO3 cannot be prepared. KHCO3 cannot be prepared by using Solvay process. By using Solvay process because KHCO3 is more soluble than NaHCO3. Because KHCO3 is more soluble than NaHCO3. KHCO3 is more soluble than NaHCO3. ठीक है, तो वो सॉल्युबल ज्यादा है तो उसको आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल बात हो गई बेटा किसके बारे में? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में, इनके प्रिपरेशन के बारे में। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, प्रॉपर्टीज में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। ध्यान से देखिएगा, पहले बेकिंग सोडा की बात करते हैं, फिर वॉशिंग सोडा की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3 में सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा हूं लिखिएगा, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर।
प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3, पहला प्रॉपर्टी, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। चलिए अभी ये जो पॉइंट आपको बोला एम्फोटेरिक इन नेचर, इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। एक बात बताइए, NaHCO3 आपने लिया, इसमें दो आयन से, एक तो Na प्लस और एक HCO3 माइनस। अब ये चाहे NaHCO3 हो, चाहे KHCO3 हो, चाहे RbHCO3 हो, अभी हम लोगों को NaHCO3 पढ़ना है इसलिए हम उसको लेके चल रहे हैं, वरना किसी का भी बाइकार्बोनेट हो। एक बात बताओ, फोकस बाइकार्बोनेट पे करना है आपको। क्या ये बाइकार्बोनेट आयन H प्लस लूज कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। और H प्लस गेन कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। आप एसिड बेस में दो तीन तरह की थ्योरीज पढ़ते हैं बेसिकली, है ना। एक तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, एक ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, और एक ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड बेस। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का यूज करिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी का यूज करिए। अगर कोई H प्लस देता है तो वो क्या होता है? एसिड। और कोई H प्लस लेता है तो क्या होता है? बेस। तो मान लीजिए ये एसिड और ये क्या है बेटा? बेस। तो अब आप देखो, क्या ये एसिड बेस दोनों की तरह या दोनों से रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। और इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बाइकार्बोनेट जो है, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे कोई भी हो, बाइकार्बोनेट विल एक्ट एज ए एम्फोटेरिक स्पीसीज। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर ये एम्फोटेरिक है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन भी करेगा। किस किस से रिएक्शन करेगा? एसिड से भी और बेस से भी। तो पहला हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ एसिड, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विथ बेस। देखें ध्यान से, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ बेस की बात करें तो सपोज हमने लिया NaHCO3 और इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेटा HCl के साथ, और एक हमने लिया NaHCO3 और इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेस में NaOH के साथ। अब ध्यान सुनना, ये जो रिएक्शन है इसको रटते फिरते, रटने का कोई काम नहीं है, कॉन्सेप्ट से सॉल्व होती है रिएक्शन। ध्यान से सुनना। अब बताओ, क्या यहाँ पर NaHCO3 की रिएक्शन एसिड से हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। अगर ये एसिड है तो ये किसकी तरह काम करेगा? बेस की तरह। अच्छा, बेस कौन होगा? जो H प्लस लेगा या H प्लस देगा? H प्लस लेगा। अब आप बताओ, अगर इसको H प्लस लेना है तो H प्लस कहां से लेगा? यहीं से तो लेगा। ये H प्लस देगा इसको तो ये क्या बन जाएगा? H2CO3। क्या बन जाएगा? क्योंकि H प्लस यहां आएगा तो सोडियम हटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां बन जाएगा H2CO3, और ये सोडियम निकल के कहां जाएगा? Cl पे। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखेगा? NaCl प्लस H2CO3। और H2CO3 जो है ना बेटा, ये एक बहुत ही अनस्टेबल एसिड होता है। कैसा एसिड होता है? अनस्टेबल। ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता, तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। जैसे NH4OH को हम लोग क्या लिखते हैं? NH3 प्लस H2O, वैसे H2CO3 को क्या लिखा जाएगा? H2O प्लस CO2। ये सिर्फ यहां नहीं है, ये HNO3 की रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ते हैं कि HNO3 कॉपर और जिंक के साथ कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म में रिएक्शन करता है, वहां पर उसकी रिएक्शन नॉन मेटल के साथ भी आती है। जब HNO3 फास्फोरस के साथ रिएक्ट करता है, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, बोरॉन के साथ रिएक्ट करता है, तो इक एसिड बनाता है। तो वहीं पर कार्बन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? H2CO3। और H2CO3 को वहां भी H2CO3 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? H2O प्लस CO2। जहां भी H2CO3 मिल रहा है उसको तोड़ के H2O प्लस CO2 ही लिखा जाएगा, क्योंकि कंपाउंड ही अनस्टेबल है। ठीक है। अब आइए इधर, इस वाले केस को देखिए, यहां पर ये सामने किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा? बेस से। बेस से कर रहा है, मतलब ये किसकी तरह काम करेगा? एसिड। एसिड कौन? जो H प्लस लेगा या H प्लस देगा? H प्लस देगा। अगर ये H प्लस देगा तो बताइए वो H प्लस किस पे अटैक करेगा? OH माइनस पे करेगा। OH माइनस पे अटैक करेगा तो बताइए क्या मिल जाएगा? H2O। और वो जो H प्लस निकला उसकी जगह यहां से कौन जाएगा? Na। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? Na2CO3। तो रिएक्शन में रटने का कुछ भी नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको समझ में आता है कौन एसिड है कौन बेस है, तो आप इजीली H प्लस लेना H प्लस देना करके प्रोडक्ट बना सकते हैं।
चलिए इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन आपके सामने लिखी हीटिंग इफेक्ट, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। किसी भी बाइकार्बोनेट को आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोनेट, साथ में क्या दे देगा CO2 और H2O, तो ये इसका हीटिंग इफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं बेटा, ये जो बेकिंग सोडा अभी हम लोगों ने पढ़ा उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लिया, अब इसके यूजेस के बारे में डिस्कशन करना है। यूजेस ध्यान से सुनिएगा। क्या बेकिंग सोडा नाम से समझ में आ रहा है, खाना बनाने वगैरह में कहीं ना कहीं क्या होगा, यूज होगा। इसका मेन यूज होता है कि जो बेकरी आइटम्स होते हैं, केक, पेस्ट्री वगैरह, उसको फ्लफी, फ्लफी मतलब स्पॉन्ज बनाने के काम में आता है। दूसरा, इसको एंटासिड के फॉर्म में यूज करते हैं। किस फॉर्म में यूज करते हैं, एंटासिड। एंटासिड का मीनिंग जानते हो, डाइजेशन प्रॉब्लम कभी भी होती है तो उसको रिमूव करने के लिए जो कंपाउंड यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटासिड। यूजेस में 2 यूज लिखिएगा। पहला यूज, इट इज यूज्ड टू मेक केक्स एंड पेस्ट्रीज फ्लफी। It is used to make cakes and pastries fluffy. Second point लिखिएगा, it is used in antacid. It is used in antacid. ठीक है, तो एंटासिड क्या होता है, चींटियों में से जो एसिड मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एंटासिड, है ना। हाँ, तो एंटासिड ऐसा मत समझ लेना फॉर्मिक एसिड मिल गया तुमको, है ना। तो एंटासिड मतलब डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम को हटाने के लिए। अब इसमें एक और एग्जांपल काम में आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सुना होगा आप लोगों ने कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी किसमें काम आता है बेटा, एंटासिड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। लिख लीजिएगा उसी के साइड में ना, एंटासिड जहां लिखा उसी के साइड में लिख लेना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, milk of magnesia twice is also used as antacid. Milk of magnesia, MgOH twice, is also used as antacid. ठीक है, तो एंटासिड में 2 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर लिया जाता है या फिर किसको यूज कर लिया जाता है बेटा, NaSCO3 को। इसके बाद बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने बात करा बेटा यहाँ पर बेकिंग सोडा के बारे में। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ Na2CO3.10H2O लिख दूं या Na2CO3 ही लिख दूं तो भी चल जाएगा। देखिए ध्यान से, इसमें पहला प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ना है दैट इज एफ्लोरोसेंस। डेफिनेशन लिखिएगा एफ्लोरोसेंस की। The tendency of a compound to lose water molecules, the tendency of a compound to lose water molecules when kept open, ठीक है। अब इधर ध्यान दें, 3 प्रॉपर्टीज का नाम आया इस पूरे चैप्टर में। एक था हाइग्रोस्कोपिक, एक था डेलिक्विसेंट और एक क्या आ गया बेटा, एफ्लोरोसेंस। तीनों का लेना देना मॉइस्चर के साथ है। हाइग्रोस्कोपिक और डेलिक्विसेंट में मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता था, यहां पर मॉइस्चर रिलीज होने की बात आ रही है। ध्यान सुने, जब आप Na2CO3.10H2O को, वॉशिंग सोडा को काफी देर तक ऐसे ही ओपन छोड़ दे तो ये ठीक वैसे ही है। याद करिए, हमने पढ़ा था एक एनायनिक वाटर के बारे में कि जितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं उनमें से सारे उड़ जाते हैं, एक बचता है। तो ये ठीक वैसे ही होगा, यहां पर सारे वाटर उड़ जाएंगे, केवल एक एनायनिक वाटर जो है वो बच जाएगा और 9 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इस वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस को, ये ऑटोमेटिकली होता है, खुद ब खुद होता है, हीट वीट की जरूरत नहीं होती, ओपन छोड़ दिया होता जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा, एफ्लोरोसेंस बोला जाता है। रिएक्शन लिख लो। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं एग्जाम में कि विच कंपाउंड लूजेस इट्स वेट ऑन एक्सपोजर टू एयर। तो बेटा क्या ये कंपाउंड को अगर आप ओपन छोड़ दोगे तो ये अपना वेट लूज करेगा या गेन करेगा, लूज करेगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि एफ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी से जो वॉशिंग सोडा है वो अपना वेट क्या करेगा बेटा, लूज कर रहा होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे यहां से। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं या रिएक्शन विथ वाटर बोलते हैं, चलेगा। अब देखिए, जब आप Na2CO3 को वाटर से रिएक्शन कराएंगे बेटे, तो इतना समझ में आना चाहिए, वाटर की बहुत सारी रिएक्शंस की बात हो गई। मैंने बोला वाटर जब भी आता है तो आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, H+ और OH-, आपका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। यहां पर देखिए Na+ है, यहां पर कौन है बेटा, OH-, इस पर अटैक करेगा तो कौन मिल जाएगा बेटा, NaOH।
और साथ में जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कौन मिल रहा है बेटा, H2CO3। H2CO3 को अभी मैं यहाँ H2CO3 ही लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो ब्रेक करके H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वाला पार्ट कैसा है बेटा, वीक एसिड। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन से नेचर का होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। तो लिख लें, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 इज अल्कलाइन इन नेचर। Aqueous solution of Na2CO3 is alkaline in nature. ठीक है, इस सोडियम कार्बोनेट का यूज कहां होता है बेटा, मेटलर्जी में एक मिक्सचर का यूज होता है जनरली, और उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मतलब मेल्ट होने वाला मिक्सचर। याद करिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, लो फाई वालों के कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होते थे, सिर्फ मेल्ट होते थे। तो इसको यूज करते हैं फ्यूजन मिक्सचर के फॉर्म में। लिख लें, फ्यूजन मिक्सचर किस किस से बनता है, Na2CO3 और K2CO3 से। इसके अलावा हाइड्रोजन चैप्टर में हार्डनेस वगैरह रिमूव करने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करेंगे, तो इसको और लिख लेना, इट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस इन वाटर। और कौन सी हार्डनेस रिमूव करने में काम आता है, टेम्पररी या परमानेंट, परमानेंट। इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। चलिए, अभी यहाँ पर सोडियम के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है उसके ऊपर डिस्कशन कर लिया बेटा हम लोगों ने। अब आते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स में। कैल्शियम में आपको 4 कंपाउंड्स पढ़ने बेसिकली। पहला कैल्शियम का ऑक्साइड, फिर इसका हाइड्रोक्साइड और फिर इसका कार्बोनेट। पहले तो ये तीनों की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आपस में मिली हुई है। जो किसी का प्रिपरेशन होगा वो दूसरे का क्या बन जाएगा बेटा, प्रॉपर्टी। जो किसी का प्रॉपर्टी होगा वो दूसरे का क्या बन जाएगा बेटा, प्रिपरेशन। इस तरह की बात चलेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला जो कंपाउंड हमें यहाँ पर स्टडी करना है वो कौन है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, क्विक लाइम भी बोला जाता है। अब इसके प्रिपरेशन की बात करें, ध्यान सुनेगा, प्रिपरेशन की बात करें तो क्या हम लोग ये बार बार पढ़ चुके हैं कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, मेटल ऑक्साइड और CO2। अब आप देखो, ये CaO का तो प्रिपरेशन हो गया, लेकिन CaCO3 के लिए ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रॉपर्टी। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों की जो रिएक्शन है वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होती है। क्या होती है, इंटर। कैल्शियम और बोरॉन, ग्रुप 13 जब पढ़ेंगे बोरॉन के जो कंपाउंड्स पढ़ोगे, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड वगैरह वगैरह, तो बोरॉन और कैल्शियम, इनके जो भी आपको कंपाउंड्स पढ़ने होते हैं ना, वो सारे कंपाउंड्स आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। आराम से एक को दूसरे में चेंज किया जा सकता है। तो प्रिपरेशन हो गई। प्रॉपर्टीज पे चले अगर हम लोग, तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा कि जब आप कैल्शियम के ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आप जानते हैं किसी भी ऑक्साइड को पानी में डाला तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी ये कैल्शियम ऑक्साइड के लिए क्या है, प्रॉपर्टी, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या बन जाएगा बेटा, प्रिपरेशन। क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोला जाता है या नहीं बोला जाता है बेटा, बोला जाता है। और दूसरा इसका नाम वैसे नॉर्मल अगर केमिकल नेम लिख दे तो क्या हो जाएगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब एक बात बताइए, ये जो स्लेक्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ और बातें लिखी हुई हैं, उसको डिस्कस कर रहा हूं। आप सरफेस केमिस्ट्री में या इवन आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ा होता है, 3 तरह के सॉल्यूशंस के बारे में आप पढ़ते हो। एक तो ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जब आप स्लेक्ड लाइम का ट्रू सॉल्यूशन बनाते हो, ट्रू सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, और एक आप इसका यहां पर क्या पढ़ेंगे बेटा, सस्पेंशन। इन दो के बारे में मेंशन है एनसीईआरटी में। तो इसका जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं बेटा, लाइम वाटर, ठीक है। और जो इसका सस्पेंशन होता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। तो ये 2 नाम है एनसीईआरटी में गिवन है। कभी पूछ ले कि भाई स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रू सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, तो एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, लाइम वाटर। और सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन का मतलब आप समझते हो, कुछ ना कुछ ऐसे टर्बिडिटी टाइप का दिख रहा होगा, डर्टीनेस दिख रहा होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला, मिल्क टाइप का, कि मिल्क ऑफ लाइम। नोट करें इसे।
चले बेटा, अब यहाँ पर ये जो पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है ना, स्लेग लाइम वाली, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखिए मेटलर्जी। जब हम पढ़ेंगे तो मेटलर्जी में आपको याद हो तो आपको पढ़ना होता है एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स और स्लैग का फॉर्मेशन। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बेटा मेटल का ऑक्साइड है। मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है? बेसिक। और सिलिकॉन ऑक्साइड कैसा होता है बेटा? एसिडिक। क्या एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड का जब SiO2 से रिएक्शन करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? कैल्शियम सिलिकेट मिल जाएगा। ये जो कैल्शियम सिलिकेट मिल रहा है ये मेटलर्जी में जाके किसकी तरह काम करेगा? स्लैग। और ये दोनों मेटलर्जी में किसकी तरह काम करेंगे? फ्लक्स और इंप्यूरिटी की तरह। जब ये फ्लक्स होगा तो ये इंप्यूरिटी होगा, और जब ये इंप्यूरिटी होगा तो ये फ्लक्स की तरह काम कर रहा होगा। तो ये मेटलर्जी में आने वाली, यूज में आने वाली रिएक्शन है CO प्लस SiO2 की। और एक और रिएक्शन इसी से मिलती जुलती मेटलर्जी में काम आएगी। वहां पर CO के बदले में कौन होगा बेटा? FeO। और फिर FeO और SiO2 मिलके क्या बनाएंगे? FeSiO3, जो कि वहां पर भी किसकी तरह काम करेगा? स्लैग की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये एसिडिक होगा और ये दोनों मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे बेटा? बेसिक। तो इस तरह की रिएक्शंस आपको मेटलर्जी में देखनी होती है, जिसमें एसिड बेस का पॉइंट काम में आएगा। जिसमें अभी एक रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से रिलेटेड है, तो वो यहीं पर आपको बता दी गई है कि इस तरह की कोई रिएक्शन होने वाली है। चलिए आते हैं सेकेंड कंपाउंड पे, कैल्शियम के। सेकेंड कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको हम लोगों ने पहले ही नाम देख लिया है, क्विक लाइम, सॉरी स्लेग लाइम, या फिर लाइम वाटर, या फिर मिल्क ऑफ लाइम, इस तरह से नाम दिया जा सकता है। सबसे पहले इसके प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन कुछ अलग नहीं है। ये जो इसकी प्रॉपर्टी है यही इसकी प्रिपरेशन है। छाप लें एज इट इज या फिर लिख लें सेम एज अब। ऊपर जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है स्लेग लाइम वाली, वही इसका प्रिपरेशन है, तो उसको एज इट इज आप लिख लें। चलिए अब आते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। पहले प्रिपरेशन हम लोगों ने देख लिया, अब इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो वही है कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है। उस पॉइंट पे आ रहे हैं, ध्यान सुनो, इधर देखें। लाइम वाटर क्या है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग? लाइम वाटर, ठीक है। अब ये जो लाइम वाटर है इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, ध्यान सुनना, अब है ना सारी चीजें ना, ये रटने वटने की बातें नहीं है इसमें, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपने यहां देखो, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाए तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। इतना समझ में आ ही रहा है। पहले क्या बना दिया बेटा? कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम का कार्बोनेट बना है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइमस्टोन, मार्बल। लाइमस्टोन, मार्बल, यहां पर ये जो यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ना, ये मार्बल की तरह होता है। और मार्बल की तरह मतलब मिल्कीनेस क्या हो जाएगी बेटा? अपीयर हो जाएगी। मार्बल वगैरह आपने देखे होंगे, पत्थर वगैरह, तो व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं। आजकल तो रंग बिरंगे आ जाते हैं, बेसिकली वो कलर मिलाया जाता है उनमें, ठीक है। बट मेनली जो मार्बल का एग्जैक्ट कलर होता है वो कैसा होता है? व्हाइटिश होता है। तो ये मिल्कीनेस अपीयर हो रहा है, किसकी वजह से अपीयरेंस हो रहा है? कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से। तो आप देखो, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करा तो क्या बन गया बेटा? कार्बोनेट। और इसी कार्बोनेट में जब आप और ज्यादा CO2 पास कर देंगे, CO2 पास कर रहे हैं और वाटर आपको दे चाहे ना दे, मान के चलना है कि वाटर रहेगा ही, तो इस केस में जो कार्बोनेट है वो किस में चेंज हो जाता है? बाय कार्बोनेट में। अभी सॉल्वे प्रोसेस में भी यही रिएक्शन यूज करी थी हम लोगों ने। तो ये कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा बाय कार्बोनेट में। और ये जो बाय कार्बोनेट, ये तो कार्बोनेट आ गया, ये जो बाय कार्बोनेट आया है, ये बाय कार्बोनेट में जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? डिसअपीयर हो जाती है। अब इससे एक पॉइंट समझ में आता है सॉल्युबिलिटी को लेकर। कैल्शियम का कार्बोनेट और कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? बाइकार्बोनेट। तभी तो यहां मिल्कीनेस जो था वो डिसअपीयर हो गया। यहां मिल्कीनेस था क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो वहां पर सस्पेंशन के फॉर्म में, कोलॉइड के फॉर्म में बच जा रहा था, टर्बिडिटी दे रहा था, और धीरे धीरे वो क्या हो गया बेटा? डिसॉल्व हो गया। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है बेटा? कैल्शियम का बाइकार्बोनेट। पहले तो इस रिएक्शन को लिखे, स्टेटमेंट में लिखवा देता हूं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टार मार्क कर लेना, है ना। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ABCD के फॉर्म में ये क्वेश्चन देता है कि A प्लस CO2 गिव्स B, और B में एक्सेस CO2 पास कर दिया तो C। एक मिल्की अपीयरेंस दे रहा है, एक मिल्कीनेस डिसअपीयरेंस दे रहा है। क्या होता है? कौन सा प्रोडक्ट क्या होता है? A कौन होता है, B कौन होता है, C कौन होता है? इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं इसके बारे में, लिखिएगा। व्हेन CO2 is passed through lime water, when CO2
is passed through lime water, then it turns milky, then it turns milky due to formation of, it turns milky due to formation of insoluble calcium carbonate, due to formation of insoluble CaCO3, due to formation of insoluble CaCO3. Full stop. But when excess CO2 is passed through it, but when excess CO2 is passed through it, excess CO2 is passed through it, then the milkiness disappears. Then the milkiness disappears. Milkiness disappears to formation of, due to formation of soluble, due to formation of soluble calcium bicarbonate, due to formation of soluble calcium bicarbonate, due to formation of soluble calcium bicarbonate. तो ये ओवरऑल इसकी रिएक्शन है बेटा कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है, इसके बारे में डिस्कशन कर दिया। यहां पर आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। यही जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है आपको, देखिए इधर, अभी इसको हमने 2 स्टेप में किया, एग्जाम में हो सकता है ऐसे दे दे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपने क्या पास कर दिया, डायरेक्ट बोल दे एक्सेस CO2 और वाटर, तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि एक्सेस CO2 का मतलब क्या है, पहले तो बीच में कहीं पे कार्बोनेट बना होगा, फिर बाद में लास्ट में क्या बन गया होगा बेटा, बाइकार्बोनेट। तो ये 2 स्टेप में करा और इधर सिंगल स्टेप में दे रखा, और यही रिएक्शन, यही प्रॉपर्टी काम आएगी जब हम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बारे में पढ़ेंगे। जो काम CO2 कर रहा है यही काम SO2 भी करेगा, तो उसमें भी मिल्कीनेस आएगा और मिल्कीनेस डिसअपियर होगा, बट वो पी ब्लॉक में जब ग्रुप 16 देखेंगे तब उस टाइम पे देखा जाएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, ध्यान सुनिएगा। एक कंपाउंड और है ना, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ रहे हैं। एक कंपाउंड और आपको पढ़ना होता है सिलेबस में, वो है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। ब्लीचिंग पाउडर में पहले तो मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इसकी डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, या जो रिएक्शन है मतलब प्रिपरेशन है उसके बारे में स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, फिर रिएक्शन पे बात करते हैं। लिखिएगा, when chlorine gas is passed through dry slaked lime, when chlorine gas is passed through dry slaked lime, then bleaching powder is obtained. Then bleaching powder is obtained. Then bleaching powder is obtained. देखिए अब ये रिएक्शन आपके सामने लिखी जा रही है। आप लोगों ने 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा होता है कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन पास कर रहे हैं बेटा, क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, CaOCl2, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। अब ध्यान सुने, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि ब्लीचिंग पाउडर में एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और ब्लीचिंग पाउडर का एक और फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपने एनसीईआरटी अगर देखा हो
क्या? अब कोई बात नहीं, सही हो जाता माइक बीच बीच में। है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट में लिख लेना। एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन हो जाएगा बेटा? CaOCl2। अब इसमें से ध्यान रखना है ना, इसके नाम के बारे में बात करें तो कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलोजन के 4 तरह के एसिड्स होते हैं। कौन कौन से? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। ये वाला जो फॉर्म है OCl वाला, इधर ध्यान से देखना, HOCl, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये वाला जो आयन है, अस एसिड का आयन क्या बनता? आइड। तो इस आयन को बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। कौन सा आयन है ये? हाइपो। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और ये क्या हो गया बेटा? कैल्शियम क्लोराइड। तो ध्यान रखना, हाइपोक्लोराइट आयन है ये, इसका कभी नाम वाम भी आ जाए तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इस पार्ट को। चलिए, अभी हम लोगों ने बात करी बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। तीसरा जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो आ जाता है कैल्शियम का कार्बोनेट, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइमस्टोन या फिर मार्बल भी बोला जाता है। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, फॉर्मूले लिख लेना, फॉर्मूले के साथ नाम लिख लेना। कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, लाइमस्टोन बोल सकते हैं, मार्बल बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात क्या आ रही है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन या मार्बल है, इसका प्रिपरेशन को देखें बेटा। तो इसके प्रिपरेशन के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो यही इसका प्रिपरेशन। इधर देखिए, ये जो CaO को CO2 पास करा था अपन ने, अब इसको रिवर्स कर दीजिए। अगर इसी रिएक्शन को आप रिवर्स घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? CaCO3। ध्यान सुनना, एक तो ये प्रिपरेशन हो गया। दूसरा आप देखो इधर, क्या CaOH ट्वाइस में CO2 पास करके भी CaCO3 बना सकते हो बेटा? यस। और क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करके भी आप CaCO3 बना सकते हो बेटा? यस। तो इसीलिए मैं बोल रहा था ये सारे कंपाउंड आपस में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, कोई किसी में भी चेंज हो सकता है। यहां पर आप डायरेक्टली बस लिख लेंगे कि CaO में आपने क्या पास कर दिया बेटा? CO2, और फॉर्मेशन किसका हो गया बेटा? CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट। है ना, और भी मेथड्स हो सकती है जो वहां पर लिखी हुई है, तो एक ही रिएक्शन बार बार लिखने से कोई सेंस नहीं निकलेगा, इसीलिए तरीके बता दिया आपको। अब आगे सुनिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना, इसके बारे में कुछ अलग से प्रॉपर्टी वॉपर्टी को हमको डिस्कशन नहीं कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज में कौन आ जाएगा? एक तो ये आ जाएगा, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रॉपर्टी में ये भी आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट कंपाउंड जो आपको पढ़ना है यहां पर वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से। वो क्या होता है बेटा? CaSO4.12H2O। इसको केमिकली क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। है ना, हेमीस्फीयर जैसा होता है आधा, वैसे इसको हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। कोई सेमी हाइड्रेट बोल दे तो सुन लेना, और क्या सुन ही सकते हो? क्या होता तो लॉजिकली हेमीहाइड्रेट ही है, बट कोई सेमी बोल दे तो सेमी मान लेना, वो सुन लेना, क्या सुनने में क्या है? बहुत कुछ बोलते रहते, सुन लिया करो। ठीक है, चलो अब आए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसका फॉर्मेशन या प्रिपरेशन आपने सुन रखा होगा, जिप्सम नाम सुन रखा होगा सबने। तो बेटा CaSO4.2H2, इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है बेटा? जिप्सम। ठीक है, ये जो जिप्सम है, जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं किसमें? रोटरी किल्न में। एक एपैरेटस होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रोटरी किल्न, KILN। ठीक है, रोटरी किल्न होता क्या है? जैसे ये कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलता है तो उसमें आप देखते हो वो मशीन ऐसे घूमती रहती है जिसमें सारा माल इकट्ठा होके, है ना, मिक्स होते रहता है। वैसे ही एक रोटेटिंग एपैरेटस होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा? रोटरी किल्न। हीट किया जाता है, और हीट किए जाने पर ये जो कैल्शियम सल्फेट का बायहाइड्रेट है या डाईहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट भी बोला जा सकता है। इसका वजह बाहर छोड़ो। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट को जब आप हीट कर रहे हो, सुनना, अब इसका जो टेम्परेचर होता है ना हीटिंग का, वो टेम्परेचर कितना होता है? 100 से 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। कितना होता है? 100 से 120 डिग्री के आसपास होता है। मैं दो टेम्परेचर का रेंज इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई कई जगहों पर 100 दिखता है और कई कई जगहों पर 120 लिखा होता है, इसलिए मैंने दोनों टेम्परेचर आपको लिखा दिया। 100 एंड 120 की रेंज आप ले लीजिए। इस टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा CaSO4.12H2O, और साथ में 3/2 वाटर मॉलिक्यूल्स या 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से क्या हो जाएंगे बेटा? इवेपोरेट हो जाएंगे। वो था जिप्सम, और ये क्या है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन एक बात समझिएगा, ये जो रिएक्शन है ये इनकरेक्ट रिएक्शन है। क्यों इनकरेक्ट है?
क्योंकि आप जानते हैं कभी भी वाटर या कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल आधा तो नहीं आ सकता बेटा, रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री अलाउ ही नहीं करती है। मॉलिक्यूल आएगा तो पूरा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो एक्चुअल में जब इस रिएक्शन को लिखते हैं तो इसको क्या करना चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए। जब आप इस रिएक्शन को और करके लिख दे रहा हूं ना, वैसे तो ये ऊपर वाली रिएक्शन जनरली यूज करते हैं, बट वो गलत है। एक्चुअल जो रिएक्शन होती है वो ये होती है 2CaSO4.4H2O। क्या लिखा मैंने, 2CaSO4.4H2O, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, ठीक है। वाटर को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको जब आप हीट कर रहे हो तो आपको यहां क्या मिलेगा बेटा, 2CaSO4, और साथ में क्या मिल रहा है बेटा, .H2O, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब आप देखिए इस रिएक्शन को, देखिए ये भी पीओपी है, ऊपर वाला भी पीओपी है। दोनों में से एग्जाम में हो सकता है ये फॉर्मूला दे दे, हो सकता है ये फॉर्मूला दे दे, देख के कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही किसका फॉर्मूला बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और सुने, ये जो नीचे वाली रिएक्शन है, क्योंकि ये करेक्ट रिएक्शन है, इससे आपको एक बात और याद दिलाना चाहेंगे, याद करिएगा जब हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था मेटल सल्फेट्स का, तो मैंने बोला था मेटल सल्फेट का 2 तरह का हीटिंग होता है, एक तो रेडॉक्स और एक नॉन रेडॉक्स। कुछ याद आ रहा है भाई? हाँ, रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स। तो इधर देखो, यहां पर कैल्शियम पे कितना चार्ज है बेटा, +2, सल्फर पे कितना है बेटा, +6। कैल्शियम भी अपने मैक्सिमम पे, सल्फर भी अपने मैक्सिमम पे, दोनों नीचे आएंगे, दोनों नीचे आएंगे तो रिडॉक्स नहीं होगा। अब जब नॉन रिडॉक्स होता था तो आपको बोला था कि पहले जब आप हीट करोगे, जितने वाटर मॉलिक्यूल हैं उनमें से सब उड़ जाएंगे, एक बचेगा। वो जो एक बचेगा वो कौन होगा, एनायनिक वाटर होता है। आपके पास टोटल या 4 वाटर थे, 4 में से 3 उड़ गए, एक वाटर बच गया एनायनिक। इसको अब आप अगर और हीट कर दोगे, 100 से ऊपर ले जाओगे, 200 के आसपास ले जाओगे, तो क्या वो एनायनिक वाटर भी उड़ जाएगा बेटा? यस। तो अगला स्टेप क्या बनता है कि यहां पर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है वहां पर, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं CaSO4, 2CaSO4.H2O। जब आप इसको हीट कर रहे हो, या फिर मैं इसको लिख दूं कि CaSO4 प्लस .12H2O, इसको लिख दे रहा हूं, इसको आप हीट कर रहे हो तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, CaSO4 में। और जो CaSO4 बना, ये क्या है बेटा, वो जो एनायनिक वाटर बच रहा था उसको इवेपोरेट कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ये क्या है बेटा, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट से, और ये क्या है बेटा, एनहाइड्रस। और इसको एक और नाम दिया जाता है, आपको अगर पता हो तो, डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। नोट करें पहले से। क्या होगा, जैसे ठंडे कैसे पड़ो तुम, भैंस चुरा ले गए वही तुम्हारी, क्या हो गया, दुर्घटना हो गई क्या तुम्हारे साथ कुछ? है मोटिवेट कर रही है, जाओ फिर। फरवरी आ गया, हो फरवरी एक बार ही मना पाएगा बेटा जीवन में, सिलेक्शन हो जाएगा तो 5 साल तक फरवरी फरवरी खेलना फिर। चले, है ना। यहां पर अभी ये जो कंपाउंड बन के आ रहा है आपके सामने, डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान सुनेगा। ये जो डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसके बारे में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक है ना पॉइंट समझने की जरूरत होती है। एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आप जानते हो, सबसे बड़ा जो यूज है वो प्लास्टर वगैरह जो बांधते हैं उसी के काम में आता है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देते हैं। इसको जो सेटिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने, जैसे डॉक्टर के पास गए, किसी को चोट वोट लग गई है, तो ये पाउडर होता है बेसिकली। इस पाउडर को थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट टाइप का बनाता है, उसमें पट्टी डुबा के बांध देता है, और थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे वो सूखता है तो हार्ड मास में चेंज हो जाता है। जब हार्ड मास में चेंज होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या दिखाता है बेटा, सेटिंग कैपेसिटी दिखाता है, ठीक है। पर ये जो डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मरा हुआ जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस है, मतलब इसमें अगर आप पानी मिला के पेस्ट वेस्ट बांध के टंगाएंगे तो ये हार्ड मास में सेट नहीं होगा, ये आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आप जानते हैं मूर्तियां बनाते हैं जो, है ना, गणेश जी की हो गई, माता जी की हो गई, या घर में भी जो स्टेचू बनते हैं, है ना, तो ये सारे स्टेचू जो बनते हैं उसको बोलते हैं कि पीओपी का है। लेकिन वो पीओपी, ये ऊपर वाला पीओपी नहीं होता है। कौन सा पीओपी होता है, नीचे वाला डेड बर्न्ड, और वो आप जानते हो बहुत आसानी से टूट भी जाते हैं। तो इस ये जो डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें सेटिंग कैपेसिटी नहीं होती है, इकट्ठा तो हो जाएगा लेकिन ये उतना हार्ड नहीं हो पाएगा जितना क्या हो जाता है बेटा वो बैंडेज वाला या एक्चुअल होता है। तो इस ऊपर वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस में सेटिंग कैपेसिटी होती है हार्ड मास में चेंज होने की, और इसके पास उतनी सेटिंग कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि इसके सारे वाटर मरा हुआ है एक तरह से, तो खत्म है खेल, इसका जीवन ही नहीं है कुछ, है ना। तो ऐसी बात है। यूजेस के ऊपर बात करें,
प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस लिख लीजिएगा, 2-3 यूजेस लिखवा दे रहा हूं। पहला तो वही है, यूज्ड इन फ्रैक्चर्स, यूज्ड इन फ्रैक्चर्स, है ना। फ्रैक्चर की अगर हम लोग बात करें तो यूज्ड इन फ्रैक्चर्स में जो पहला पॉइंट है, एक बार बताओ, हड्डी तोड़ने के भी काम में आ जाता है ये, और हड्डी जोड़ने के भी काम में आ जाता है। वो जैसे स्टेचू बनाया आपने, तो वो स्टेचू किसी को दे मारा तो पहले उसकी हड्डी टूट गई, ठीक है, फिर उसी को पानी में घोल के पट्टी अट्टी लगा के चिपका दिया, तो हड्डी जुड़ने, मतलब दोनों काम में आता है। यूज्ड इन फ्रैक्चर्स, ये नहीं बता रहा हूँ ट्रीटमेंट के फ्रैक्चर में कर भी सकते हो, सही भी हो सकता है। दूसरा लिखो, यूज्ड इन फॉल सीलिंग, ये जो ऊपर आपके छतों, नकली छतें टंगी हुई है किसी भी दिन चलिए, यूज्ड इन फॉल सीलिंग, अब उसके ऊपर असली भी है यूज्ड इन फॉल सीलिंग, है ना। ये जो आजकल डेकोरेटिव आइटम चलते हैं, ये सब पीओपी से, ये पेंट वगैरह होता है, जो है ना फिनिशिंग वगैरह आती है, पीओपी होता है ये बेसिकली तीसरा लिखे, यूज्ड इन स्टैचूज, है ना, जो भी स्टैचू वगैरह जो बनते हैं, इन सब में भी इसका यूज हो जाता है। तो ये ठीक है, कॉमन से यूजेस है, इसमें कुछ ज्यादा अलग से नया नहीं है। तो ये यहाँ पर आके जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह का पॉइंट है कंप्लीट होता है, यहाँ आके आपका एस ब्लॉक समाप्त होता है, ठीक है। अब एस ब्लॉक में सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ हाँ ठीक है, सुनो मेरी बात, एस ब्लॉक में बजा लो तो, आई लाइक इट, हाँ बस ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हो गया, तसल्ली मिल जाए तुमको। अब सुनो, एस ब्लॉक में, सुनो मेरी बात, एस ब्लॉक में अभी 2-3 चीजें बची हुई हैं, वो क्या क्या है वो समझ लो। एक आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। पर ये एनोमलस बिहेवियर ऐसे मतलब याद करने की जरूरत नहीं है, उसको हमने हर जगह पढ़ते जा रहे हैं कि भी लिथियम कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो वो सारे एनोमलस बिहेवियर है। एक हमने पढ़ा है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम मैग्नीशियम, वो भी एस ब्लॉक का ही पार्ट है, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम, वो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में दे रखी है। आपका काम है आप उसको नोट्स में लिख लेंगे, क्या क्या लिखना है नोट कर लो, है ना, ये होमवर्क है आपका, लिख लेना, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको 2 जगह से अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएगी। पहला आप क्या लिखेंगे बेटा, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, एक आ जाएगा डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम, और इसी तरह से एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। इसके पॉइंट्स एनसीईआरटी में गिवन है आपको, और वो सारे पॉइंट्स एज इट इज लिख लेना। उनमें से, है ना, आप देखेंगे, आप पढ़ोगे जब, तो 90% ऑफ द पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिया, तो उसको देख लेना। एक आध पॉइंट ही अलग मिलेगा आपको, तो वो भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, तो इसको लिख लेना जरूर, है ना, ताकि आपको पता रहे कि ये सब इसी का पार्ट है, और वो सारे पॉइंट एक जगह कन्फाइंड मिल जाएंगे। जैसे मैं 1-2 पॉइंट आपको बता भी देता हूँ। लिथियम के एनोमलस बिहेवियर की बात करें तो लिथियम क्या क्या एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, लिथियम अपने ग्रुप से क्या क्या अलग प्रॉपर्टी दिखाता था, याद करिए। क्या लिथियम का क्लोराइड हाइड्रेटेड होता है, बाकी इसके ग्रुप का कोई भी क्लोराइड हाइड्रेटेड नहीं। इसका बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी इसके सारे ग्रुप के बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। लिथियम का कार्बोनेट सल्फेट हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा, पर इसके ग्रुप के सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम के बाइकार्बोनेट ये डिकम्पोज नहीं होंगे। अलबेली का सीबीआई, बाकी सबके आए नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ चुके हो, वही सब मिलेगा आपको, उसको देख लेना, समझ लेना एक बार। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम पे आ जाएं तो बेरिलियम के क्या क्या पॉइंट है, डायरेक्टली ना तो ये फ्लोराइड बना रहा था, डायरेक्टली ना ये क्लोराइड बना रहा था, डायरेक्टली ना ये हाइड्राइड बना रहा था, इस तरह के पॉइंट पढ़े आपने, ठीक है। इसके अलावा बेरिलियम के जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, वो क्या है बेटा, कोवलेंट, अलबेली वाला। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें डायगोनल रिलेशनशिप, तो इसके रीजन में पहले भी बता चुका हूं आपको, पीरियोडिक टेबल में इसका रिलेशन होता है सिमिलर साइज, एटॉमिक और आयनिक रेडियस सिमिलर होता है, और इसके लिए रीजन क्या होता है, फाई, आयनिक पोटेंशियल, चार्ज बाय साइज दोनों का अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम। ये सारी चीजें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एक बार उसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर किसी को किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, अब एक लास्ट पॉइंट और एस ब्लॉक में बचता, वो है सीमेंट। क्या दिया हुआ है, सीमेंट। सीमेंट का एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसके कुछ कंपाउंड्स वगैरह दे रखे हैं, बट वो सीमेंट वाला जो पॉइंट है वो हम लोग आगे देखेंगे, जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे। तो मेटलर्जी में आपको कंपाउंड्स का अबंडेंस का ऑर्डर पढ़ना होता है कि नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट कितना अबंडेंट है, तो उसमें जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां सीमेंट वाली बातें ऑलरेडी आ जाएंगी, तो उसको हम वहां के लिए छोड़ दे रहे हैं, या बीच में कभी मेरे को ऐसा लगेगा बताना है तो मैं बीच में बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, इसको कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पी ब्लॉक। हेडिंग डाल लें, पी ब्लॉक।
अब एनसीईआरटी एस ब्लॉक की उसको एक बार रीड कर लेना, है ना, अपनी तसल्ली के लिए एक बार पढ़ लेना, ताकि आपको ये लगे कि लगा ली है। मोस्ट ऑफ द पार्ट मैंने यहाँ पर लिखवा दिया आपको। यूजेस वूजेस एक बार देख लेना, मैंने आपको पहले बोला था यूजेस रटने की कोशिश मत करना, पढ़ लेना एक बार, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो हर टेस्ट के पहले एक एक बार बस रीड करते हैं। जैसे अभी अभी माइनर टेस्ट है तो एक बार पढ़ लिया, कॉमन आया, मेजर आया, जो भी जितने भी टेस्ट है उससे पहले एक एक बार बस रीड कर ले, याद होना होगा हो जाएगा। वरना आप भी जानते हैं यूजर्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, 2-3 साल में एक आध बार यूज का क्वेश्चन आ जाता है। तो बस वही है कि एक तो दुआ कर लो कि वो साल ये साल ना हो, है ना, ये भी कर सकते हैं। और दूसरा है कि बस रीडिंग लगा लें, इंपॉर्टेंट यूजेस जो है वो आपको बताए जा रहे हैं, बट सारे यूजेस कवर करवा पाना पॉसिबल नहीं, पहले ही बोल चुका। अब चलिए पी ब्लॉक की बात करते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक में एक बात और सुन लो, क्योंकि ब्लॉक्स वाला पार्ट चल ही रहा है, तो कोई भी ब्लॉक वाला पार्ट ये वो पार्ट होता है बेटा जो जनरली स्टूडेंट्स का वीक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एस ब्लॉक समझ में आ गया होगा। पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। आपको कहानी वानी बता दी है, पर कहानियों को भी आपको लास्ट तक कैरी करना है। मैं फिर से यही बात बोलूंगा। तो आप है ना 10-10 मिनट का, 20-20 मिनट का टाइम आप है ना डेली, अगर एक काम कर सकते हो आप डेली हाफ एन आवर का टाइम स्लॉट बुक कर दो। अब किसके लिए? ब्लॉक्स के लिए। हाफ आवर इतना अगर दे सकते हैं तो आपको, जैसे एस ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक की रीडिंग लगा लो, उसके क्वेश्चन लगा लो। मैं कुछ क्वेश्चन अब जैसे उस पे ग्रुप पे मैं रेगुलर क्वेश्चन डालूंगा, क्योंकि ब्लॉक वगैरह हो गया है। तो जैसे ही ब्लॉक हो गया तो इसके क्वेश्चन ज्यादा देंगे आपको, ताकि आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, है ना। 200 400 500 जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे वो डाल दिए जाएंगे धीरे धीरे करके, 40-50 रोज। तो आप आधे घंटे का टाइम सेट कर लें, और वो टाइम आप किसके लिए देते हैं? ब्लॉक के लिए देते हैं। क्योंकि ब्लॉक्स में जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ब्लॉक उतना अच्छा होगा। अगर आपने यहाँ पर इतना सब पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम चोरी कर ली, तो बेटा आपका गड़बड़ होने में, कोई गलती होने में टाइम नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो कहां से पता चलेगा बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो आपको क्वेश्चन पोस्ट कर दिए जाएंगे, जिसकी इच्छा हो, नमक स्वाद अनुसार जैसे होता है। क्वेश्चन सॉल्व करना भी सामर्थ्य अनुसार है, जिसको सिलेक्शन लेना हो सॉल्व कर लेना, वरना अगले साल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। करना तो पड़ेगा, उसके बिना होना नहीं है, ये बात कंफर्म है, ठीक है। चले, हाँ, जब जब बिल्कुल बेटा यही इफेक्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। चलिए अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है बैक बॉन्डिंग। बहुत खतरनाक बॉन्ड है। हाँ हाँ, चले, अब सुनो मेरी बात। बैक बॉन्डिंग, अब पी ब्लॉक को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा आपको वो समझ लिया। एस ब्लॉक मैंने बोल दिया आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। पी ब्लॉक की एनसीईआरटी आपको कब पढ़नी होगी उसके बारे में भी समझ लो। पी ब्लॉक में शुरू में हम लोग जनरल टॉपिक्स पढ़ते हैं। जनरल टॉपिक जैसे बैक बॉन्डिंग हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, ऑक्सी एसिड हो गया, ऐसे कुछ जो कॉमन टॉपिक है जो सब में दिया है थोड़ा थोड़ा, उसको इकट्ठा करके पढ़ लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको दिख जाएगा। जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे उसके बाद आपको लिखाया जाएगा ग्रुप 13, फिर उसके रिएक्शन पढ़ लेंगे। जब वो ग्रुप 13 जैसे ही खत्म हो जाए तब आप ग्रुप 13 की पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेंगे, तब आपको सारी चीजें वहां मिल जाएगी। फिर ऐसे ही ग्रुप 14 हो जाए तब करना। अभी इसको देख के एनसीईआरटी पी ब्लॉक की पढ़ना चालू मत कर देना, है ना, वरना एनसीईआरटी फिर क्या है वो समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी क्या चीज है, ठीक है। तो अभी रुक जाना, इसकी एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी। जब ग्रुप 13 लिखवा दिया जाए आपको कि ग्रुप 13 हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद ही रीडिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। चलिए आते हैं बैक बॉन्डिंग पे, ध्यान सुनिएगा। पहले बैक बॉन्डिंग के बारे में एक जनरल आइडिया आपको दे दे रहे हैं कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है। ये क्लास कितने बजे ओवर होती है? 4:30 होती है। चलो पॉइंट्स लिखो पहले। हाँ, तो अलग ही हिमेश रेशमिया हो रखा है? इसको तो ले ही जाना पड़ेगा बेटा एक दिन तो, दर्दनाक हादसा होगा इसके साथ। हाँ सुनो सुनो, लिखो बैक बॉन्डिंग। पहला पॉइंट लिखिए, इट इज एन इंट्रा मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट। इट इज एन इंट्रा मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट। इट इज एन इंट्रा मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इंट्रा मॉलिकुलर कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा था बेटा। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, या विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। तो यहाँ जो भी खेला होगा वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच में कहानी चल रही होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट जो अभी लिखवा रहा हूं ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन एक तरह से लिखिएगा। व्हेन अ पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड, व्हेन अ पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, when a pi type coordinate bond is formed between
already covalently bonded atoms in a molecule. जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट लिया बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोग जानते हैं इसका कौन होता है बेटा? BF3। और BF3 का हाइब्रिडाइजेशन वाइब्रेशन सब कुछ हम लोग पढ़ चुके। क्या होता है बेटा? sp2। sp2 होने के बाद आप देखिए ये जो BF3 मॉलिक्यूल है, क्या ये विद इन द मॉलिक्यूल की बात चल रही है या नहीं चल रही बेटा? चल रही है। अब इस मॉलिक्यूल में आप देखो क्या बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड है या नहीं है बेटा? है। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी एटम्स जो प्रेजेंट है उनके बीच में क्या हो बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड हो। और अगर उनके बीच में पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाए। किस टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाए? पाई टाइप का। पाई टाइप का बनने का मतलब ये बॉन्ड पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। दूसरा भाई पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा। क्या फ्लोरीन के पास यहाँ पर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर है या नहीं है बेटा? है। और साथ में बोरॉन के पास आप जानते हो sp2 के बाद एक पी बचा हुआ है, 3 पी होते हैं, sp2 ही है। तो एक लोन पेयर जब ये देगा तो ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है ये इसने दिया और इसने लिया। लेन देन से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट। पर ये बॉन्ड सिग्मा है या पाई है? पाई। तो ये जो पाई टाइप का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बैक बॉन्ड बोलते हैं। और ध्यान सुनिएगा, इस बैक बॉन्ड को विद इन द मॉलिक्यूल अगर बनाना है तो एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। डोनर वो होता है जिसका खुद का ऑक्टेट पूरा हो, साथ ही साथ क्या हो? लोन पेयर। और एक्सेप्टर वो होगा जिसके पास क्या होगा? खाली डब्बा। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए, स्टेटमेंट। इन बैक बॉन्डिंग, शॉर्ट में बी लिख लेना ना, बैक बॉन्डिंग बार बार फुल ना लिखे। इन बैक बॉन्डिंग one atom must be of second period. In back bonding one atom must be of second period and another atom must be of second or third period. Another atom must be of second or third period. देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा गया इसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा। यहाँ बोरॉन है या फ्लोरीन है, क्या ये बोरॉन और फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियड के हैं या नहीं बेटा? है। बैक बॉन्डिंग उन्हीं के बीच में हो। बैक बॉन्ड कौन सा टाइप का बॉन्ड है बेटा? पाई। एक बात याद करिए, क्या पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड हमेशा वीक होता है। और याद करिएगा बीबीटी जब हमने पढ़ा था तो हमने ऐसा पढ़ा था पी पाई, 2p पाई, 3p पाई बॉन्ड और 2p पाई और 3d पाई बॉन्ड। तो याद करिए मैंने बोला था पाई बॉन्ड जो होता है ना वो जनरली 2,2 और 2,3 के बीच में स्टेबल होता है। जैसे ही अगर इससे बड़ा शेल नंबर होगा तो पाई बॉन्ड वैसे भी वीक होता है और शेल नंबर बढ़ने की वजह से ये और वीक होता जाएगा। और इसीलिए पाई बॉन्ड जनरली, या बैक बॉन्ड भी एक पाई बॉन्ड है, तो इसमें कम से कम एक एटम का शेल नंबर क्या होना चाहिए? 2, और दूसरे एटम का शेल नंबर 2 या 3 में से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2,4 या 2,5 नहीं बना सकता, बना सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 2,2 या 2,3 टाइप में पाई बॉन्ड बन रहा होगा। अगला पॉइंट लिखें। इन बैक बॉन्डिंग in BB one atom should have complete octet along with lone pair. One atom should have complete octet along with lone pair, and the other should have vacant orbital, and the other should have vacant orbital, and the other should have vacant orbital. मतलब एक एटम के पास तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। वो किसकी तरह काम करेगा बेटा? डोनर। और सामने जो एक्सेप्टर होगा उसके पास क्या होना चाहिए बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। तब जाके क्या हो पाएगा? बैक बॉन्डिंग बन पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसके बाद। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग hybridization may or may not change. Due to back bonding hybridization may or may not change. Due to back bonding hybridization may or may not change. ठीक है, ये जो अभी पॉइंट लिखा है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन मे और मे नॉट चेंज। आप नेक्स्ट पेज पे जाइए, जो भी आपके कॉपी में नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज के ऊपर जो मार्जिन, वहां पर एक बात लिखिएगा, वो कल बात हो पाएगी पर लिखवा अभी दे रहा हूं, मार्जिन में लिख लेना। इफ central atom acts as an acceptor, then
there is no change in hybridization. If central atom acts as an acceptor, then there is no change in hybridization. ठीक है, और अगला पॉइंट लिखें, if central atom acts as a donor, if central atom acts as a donor, then hybridization changes. Then hybridization changes. भाई बैक बॉन्डिंग में विद इन द मॉलिक्यूल एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंट्रल डोनर होगा कि साइड एटम डोनर होगा. कोई भी डोनर हो सकता है, कोई भी एक्सेप्टर हो सकता है. जब भी ध्यान सुनना, जब भी सेंट्रल एटम एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, मतलब सेंट्रल एटम ले रहा होगा, ठीक है, तो सेंट्रल एटम जब लेगा उस केस में हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं होगा. लेकिन जब भी सेंट्रल एटम देने का काम करेगा, उस केस में हमेशा बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. उसका कारण वगैरह या रीजन वगैरह या एग्जांपल कल की क्लास में देखेंगे. अब सुनिए, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा इसको साइड में रख दीजिए. हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं. जो भी अभी तक हम लोगों ने एस ब्लॉक वगैरह पढ़ा था उसका रिवाइज करा देता हूँ. 5 मिनट बच रहे हैं तो, है ना, जब तक वो काम हो जाएगा एक बार सुन भी लेंगे आप लोग. सबसे पहले बात करें बेटा, एस ब्लॉक के अंदर कॉपी वॉपी बंद कर दो और बिल्कुल ध्यान लगा के और आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही आपको याद होगा. ठीक, सबसे पहले याद करिए एस ब्लॉक का स्टार्टिंग जो हम लोगों ने करा था, एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS122. ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका क्या है, सारी पिक्चर आपके सामने कॉपी दिखनी चाहिए आपको कि ऐसा ऐसा लिखा हुआ था सीक्वेंस में. इसके बाद ग्रुप 1 में अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करो, एटॉमिक फॉर्म में ये पैरा, एटॉमिक फॉर्म में डाया, आयनिक फॉर्म में डाया, आयनिक फॉर्म में डाया. इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी इनके हार्डनेस सॉफ्टनेस से पहले एटॉमिक साइज की. क्या डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा. पूरे एस ब्लॉक का साइज क्या था, सबसे छोटा बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और फिर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. 2 पेयर बताए थे आपको, बेरिलियम मैग्नीशियम का एक पेयर, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम का एक पेयर. अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम के बारे में फिर चलो आगे बात करते हैं एक साथ, अभी पहले सीक्वेंस में बताते हैं. अब आइए हार्डनेस और सॉफ्टनेस में. आपको बोला था जो छोटा होगा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जो बड़ा होगा वो सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. ग्रुप 1 के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन है या नहीं है, नहीं है. नीचे जाने पर सॉफ्टनेस बढ़ रही है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है रेगुलरली. ग्रुप 2 के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन है या नहीं है, है. मेल्टिंग पॉइंट का ट्रिक बताया था आपको, बेकार सर बालन मांगे. एक तरफ बेरिलियम, एक तरफ मैग्नीशियम. बेरिलियम छोटा, मैग्नीशियम बड़ा. छोटा है हार्ड है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बड़ा है सॉफ्ट है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है. फिर आगे बढ़ जाते हैं. इसके बाद हम लोगों ने बात करा था डेंसिटी का. डेंसिटी साइज से या मास से, मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा. ग्रुप 1 की डेंसिटी में एक्सेप्शन था, यस. ग्रुप 2 में था, यस. ग्रुप 1 का ट्रिक क्या था, लिखना रफ से, एक तरफ लिथियम एक तरफ सीजियम, बढ़ रही है डेंसिटी. और इधर का तरीका क्या था, कार मांगे ब्यूटीफुल सरिता भाभी, कार और भाभी, उधर जाने पर डेंसिटी बढ़ रही है. इसके बाद कंडक्टिविटी की बात करी थी. इनके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा. ठीक है, ये सारी बात हुई थी. उसके बाद फ्लेम टेस्ट पे आ गए थे. अच्छा, फ्लेम टेस्ट किस किसने नहीं दिखाए थे, बेरिलियम और मैग्नीशियम. क्या ये फोटो इलेक्ट्रिक दिखाएंगे क्या? अच्छा, ये एयर और वाटर से डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे क्या, पाउडर्ड फॉर्म में करेंगे क्या? ये दोनों का जो हाइड्रेटेड क्लोराइड होगा वो हाइड्रेशन दिखाएगा या हाइड्रोलाइसिस दिखाएगा, हाइड्रोलाइसिस. और बाकी नीचे वाले डिहाइड्रेशन दिखाते हैं. ठीक है, ये सब बातें कॉमन है इनमें. आगे बात करें, कलर के ऊपर आते हैं. पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तीनों वायलेट. पोटेशियम वायलेट, रुबिडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू वायलेट, सोडियम गोल्डन येलो, लिथियम क्रिम्सन रेड. बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं दिखाएगा. कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम डार्क रेड या क्रिम्सन रेड भी हो सकता है, और बेरियम एप्पल ग्रीन. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3 दिखाएंगे. कौन कौन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. सबसे बढ़िया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखाएगा, सीजियम. और इसीलिए उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज कर सकते हैं. इसके बाद एक हमने वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पढ़ा था, उसके ऊपर कुछ ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. और उसके बाद हमने एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सीरीज देखा था, वो इसी इसमें काम आ जाएगा. अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्टिविटी. क्या डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों में रिएक्टिविटी बढ़ रही है, यस. मेटल्स में मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, रिएक्टिविटी बढ़ेगी. ग्रुप पहले फिर पढ़ा था रिएक्शन विद एयर. एयर में 2 बातें आ रही, ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर. ड्राई एयर में कौन कौन, ऑक्साइड और नाइट्राइड. मॉइस्ट एयर में आज भी पढ़ा CO2 और वाटर. एक बात बताइए, क्या ऑक्सीजन से पीरियोडिक टेबल का लगभग हर एलिमेंट रिएक्ट करता है, कौन कौन नहीं करता है?
नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम एंड सम इनर्ट गैसेस, मतलब नोबल मेटल और नोबल गैसेस दोनों नोबल नोबल वाले रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब इसमें बाकी सब रिएक्ट करेंगे क्या? ग्रुप 1 का हर एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। अच्छा, लिथियम जब रिएक्शन करेगा तो नॉर्मल पर सुपर के हिसाब से पूछ रहा हूं, क्या बनाएगा? नॉर्मल, साथ में थोड़ा बहुत पर, थोड़ा बहुत पर। सोडियम क्या बनाएगा? पर, थोड़ा बहुत सुपर, और तीनों क्या बनाएंगे? सुपर। क्या बात समझ में आ गई? ये सुपर ऑक्साइड को जब हम स्पेसक्राफ्ट सबमरीन की बात करते हैं तो इनका यूज होता है टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। आइए इधर, बेरिलियम मैग्नीशियम क्या बनाएंगे? नॉर्मल, पर या सुपर? नॉर्मल, और बाकी तीनों पर, और पर बना के इनका काम खत्म हो गया। आगे सुनिए, नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड कलर्ड या कलरलेस? कलरलेस। और जो सुपर ऑक्साइड है वो कलर्ड, किसकी वजह से? लैटिस डिफेक्ट की वजह से। कौन कौन से कलर आते हैं? ऑरेंज या येलो। कौन कौन से कलर? ऑरेंज या येलो। ये बात हो गई। इस तरह से जैसे यहां पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ने एक्सेस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनाया, जब हेलोजन से रिएक्शन करेंगे तो ये नॉर्मल हेलाइड बना सकते हैं या पॉली हेलाइड भी बना सकते? पॉली हेलाइड। नॉर्मल तो बनाते, पर नॉर्मल के साथ पॉली हेलाइड भी बना सकते हैं। आगे बात कर रहे हैं, ये तो बात हुई ऑक्सीजन की। अब नाइट्रोजन पे आइए, ड्राई एयर की बात चल रही थी, ऑक्साइड देख लिया, नाइट्राइड। नाइट्रोजन से कौन कौन रिएक्शन करेगा? ग्रुप 1 में से लिथियम, ग्रुप 2 पूरा, ग्रुप 1 में से और कोई रिएक्शन नहीं करे। अगर लिथियम ने नाइट्रोजन से रिएक्शन करा, क्या बनाएगा? नाइट्राइड। ग्रुप 2 नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? नाइट्राइड। नाइट्राइड को जब पानी में मिलाओगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा, अम्मा मिलेगी। क्या मिलेगी? अम्मा। कल ही बताया था आपको। तो ये आपको वाटर आ जाए, मतलब आयन तोड़ के जोड़ दीजिए, हो जाएगा। फिर इसके बाद मॉइस्ट एयर की बात करते हैं। मॉइस्ट एयर आज बोल रहा था, किसी भी एलिमेंट को जब मॉइस्ट एयर में पहला कंपोनेंट क्या लोगे? वाटर। किसी भी एलिमेंट को वाटर से रिएक्शन करोगे, क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। CO2 पास करोगे, कार्बोनेट, और फिर और CO2 पास करोगे, बाय। इसका यूज आज हमने पहले अमोनिया के लिए करा, सॉल्वे प्रोसेस, अमोनिया प्लस वाटर प्लस CO2, अमोनियम कार्बोनेट, फिर और CO2 पास करा, बाय कार्बोनेट। फिर वो अमोनियम का बाय कार्बोनेट NaCl से रिएक्ट कराया तो NaHCO3 और सोडियम क्लोराइड बना, जो कि थर्ड स्टेप थी सॉल्वे प्रोसेस की। इसी का यूज हमने आज मिल्कीनेस, अपीयर और डिसअपीयर में भी किया, इसी पॉइंट का, तो आपको ये याद रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हेलाइट्स पे। ग्रुप 1 के हेलाइट्स नॉर्मल, ग्रुप 2 के हेलाइट्स नॉर्मल। ग्रुप 1 में लिथियम अलबेली वाला केस कर रहे हैं, अलबेली का CBI क्या हो जाएगा बेटा? कोवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, ग्रुप 2 में बेरिलियम के सारे हेलाइट्स कोवेलेंट, बाकी सब आयन। अच्छा, ग्रुप 1 में कौन सा क्लोराइड हाइड्रेटेड मिलता है? लिथियम, LiCl.2H2, बाकी क्लोराइड हाइड्रेटेड नहीं मिले। ग्रुप 2 में सारे हाइड्रेटेड। नीचे जाने पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, क्योंकि ऊपर वाले का फाय ज्यादा, नीचे वाले का फाय कम। तो अभी इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, फिर बाकी जब है ना बाद में देखेंगे कभी। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करते रहे, 10-15 मिनट लगते हैं मुश्किल से रिवीजन में। एक बार इसको थोड़ा हैबिट में ले आए, पूछ लिया करो।